नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे और आपके YouTube चैनल लर्न विद नंद किशोर सागर में। साथियों, आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं ओल्ड पेंशन, नेशनल पेंशन और यूनिफाइड पेंशन स्कीम के बारे में। ये सभी पेंशन क्या हैं, इन पेंशन का लाभ किस तरीके से किसी कर्मचारी को मिलता है, पर्टिकुलर किसी पेंशन स्कीम के क्या फायदे हैं, क्या उसके नुकसान हैं, तो ये सारी चीजें हम जानेंगे आज की वीडियो में। तो इसी के साथ में चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो अब हम सबसे पहले जान लेते हैं ओपीएस के बारे में। ओपीएस, जिसे हम पुरानी पेंशन योजना के नाम से जानते हैं, ठीक इसी तरीके से दूसरी स्कीम है जिसे हम शॉर्ट में बोलते हैं एनपीएस। एनपीएस का मतलब है राष्ट्रीय पेंशन योजना, यानी कि नेशनल पेंशन स्कीम। और इसके बाद में है यूपीएस। यूपीएस का मतलब है एकीकृत पेंशन योजना, यानी कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम। आगे आप देख सकते हैं ओपीएस। भारत में पुरानी पेंशन योजना यानी कि ओपीएस 1924 से चली आ रही थी, जब ली आयोग ने ब्रिटिश शासन के दौरान इसकी सिफारिश की थी। ये योजना सरकारी कर्मचारियों के लिए शुरू की गई थी। एनपीएस, भारत में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली यानी कि एनपीएस 1 जनवरी 2004 को शुरू की गई थी। शुरुआत में यह सशस्त्र बलों को छोड़कर केवल केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए उपलब्ध थी। उत्तर प्रदेश ने सरकारी कर्मचारियों के लिए 1 अप्रैल 2005 को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली यानी कि एनपीएस को अपनाया और इसे 1 मई 2009 को भारत के सभी नागरिकों के लिए उपलब्ध करा दिया गया। इसके बाद में देख सकते हैं यूपीएस के बारे में। यूपीएस, केंद्र सरकार ने 24 अगस्त 2024 को एकीकृत पेंशन योजना यानी कि यूपीएस की शुरुआत की। ये योजना सरकारी कर्मचारियों के लिए 1 अप्रैल 2025 से लागू की जाएगी, यानी कि इस योजना का जो लाभ है वो 1 अप्रैल 2025 के बाद से मिलना शुरू होगा। इसके बाद में नेक्स्ट है ओपीएस। पुरानी पेंशन योजना यानी कि ओपीएस को 1 जनवरी 2004 से बंद कर दिया गया, यानी कि 2004 के बाद में जितनी भी नई भर्तियां हुई हैं तो ऐसे कर्मचारियों को पुरानी पेंशन का लाभ नहीं मिल रहा है और इसकी जगह राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली यानी कि एनपीएस को लागू कर दिया गया। जबकि कुछ राज्य अपने स्तर से अभी भी अपने कर्मचारियों को ओपीएस का लाभ दे रहे हैं, यानी कि केंद्र ने इस स्कीम को पूरी तरीके से बंद कर दिया है, लेकिन अभी भी कुछ राज्य ऐसे हैं जो अपने स्तर से अपने कर्मचारियों को इस पेंशन का लाभ दे रहे हैं। इसके बाद में एनपीएस। एनपीएस स्कीम 2004 से लगातार चल रही है, जिसमें कि सरकारी, निजी और असंगठित क्षेत्र के कर्मचारी स्वैच्छिक रूप से इसका लाभ ले सकते हैं। तो एनपीएस का लाभ सिर्फ सरकारी कर्मचारी ही नहीं, निजी क्षेत्र के कर्मचारी भी इसका लाभ ले सकते हैं। इसके बाद में है यूपीएस। यूपीएस को अभी 1 अप्रैल 2025 से सरकारी कर्मचारियों के लिए लागू किया जाना है। अभी ये 1 अप्रैल 2025 से सिर्फ सरकारी कर्मचारियों के लिए ही लागू होगा। इसके बाद में हो सकता है कि इसमें किसी प्रकार का कोई संशोधन करके अन्य क्षेत्र के कर्मचारियों को भी इसका लाभ दे दिया जाए। यूपीएस के लागू हो जाने के बाद भी एनपीएस ये स्कीम चलती रहेगी और कर्मचारी इन दोनों में से किसी भी स्कीम को चुनने के लिए स्वतंत्र होंगे। इसके साथ ही ऐसे कर्मचारी जो कि एनपीएस का लाभ ले रहे हैं, वो भी अगर एनपीएस के बजाय यूपीएस का लाभ लेना चाहते हैं तो इसका विकल्प भी उनके द्वारा चुना जा सकता है। इसके बाद में नेक्स्ट है ओपीएस, ओल्ड पेंशन स्कीम, यानी कि ओपीएस के तहत रिटायर होने के बाद कर्मचारी को उसके आखिरी वेतन, जिसमें बेसिक और डीए दोनों शामिल हैं, इसका 50% पेंशन के रूप में मिलता है। जबकि अगर हम एनपीएस की बात करें तो एनपीएस के अंतर्गत कर्मचारी को रिटायरमेंट पर हर महीने कितनी पेंशन मिलेगी इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि फंड मैनेजर्स यानी कि पीएफआरडीए कर्मचारी और सरकार के अंशदान की राशि को शेयरों और सरकारी बॉन्ड्स में लगाते हैं। इस प्रकार पेंशन की राशि पीएफआरडीए द्वारा स्टॉक मार्केट में लगाई गई रकम के रिटर्न्स पर निर्भर करती है। तो जिस टाइम पर कोई कर्मचारी रिटायर हुआ है उस टाइम तक उस कर्मचारी का अंशदान, उसके नियोक्ता का अंशदान, तो दोनों को मिलाकर के कुल कितनी राशि इकट्ठी हो गई है और इस राशि को जिन भी बॉन्ड्स में, प्रतिभूतियों में इन्वेस्ट किया गया है तो उस समय उसकी मार्केट वैल्यू क्या है, तो इन सारी चीजों पर ही निर्भर करेगा कि उस व्यक्ति को रिटायरमेंट पर कितनी पेंशन मिलेगी। तो इसी वजह से यहाँ पर रिटायरमेंट के लिए कोई निश्चित राशि नहीं है कि रिटायर होने पर कर्मचारी को इतनी राशि मिल ही जाएगी। इसके बाद में अगला है यूपीएस।
यूपीएस के तहत न्यूनतम पेंशन के रूप में 10,000 रुपए प्लस डीआर का मतलब है यहाँ पर डियरनेस रिलीफ, इसकी एक निश्चित राशि कम से कम 10 वर्ष की सेवा पूर्ण करने के उपरांत सेवानिवृत्त होने पर दी जाएगी। यानी कि अगर किसी कर्मचारी ने कम से कम 10 साल की सेवा पूरी कर ली है और उसके बाद वो रिटायर हो गया है, तो यहाँ पर उसे न्यूनतम पेंशन के तौर पर कम से कम 10,000 रुपए और डीआर ये अमाउंट हर महीने उसको पेंशन के रूप में प्राप्त होता रहेगा। और अगर हम अधिकतम पेंशन की बात करें तो यहाँ पर अधिकतम पेंशन के रूप में कर्मचारी के 12 महीने के औसत मूल वेतन की 50% धनराशि प्लस डीआर, जो कि कम से कम 25 वर्ष की सेवा पूर्ण करने के उपरांत सेवानिवृत्त होने पर आजीवन दी जाएगी। तो यहाँ पर अब बात आती है कि मैक्सिमम कितनी पेंशन किसी कर्मचारी को प्राप्त हो सकती है यूपीएस के अंतर्गत। तो यहाँ पर अगर किसी कर्मचारी ने 25 वर्ष की सेवा पूरी कर ली है और उसके बाद वो रिटायर हुआ है, तो पेंशन के तौर पर जो राशि उसको हर महीने मिलेगी, तो ये अमाउंट कैसे कैलकुलेट होगा उसके बारे में बताया गया है। तो कर्मचारी का जो 12 महीने का औसत मूल वेतन होगा उस टाइम पर जिस समय वो रिटायर हुआ है, तो उस अमाउंट का 50% प्लस डीआर ये राशि उसको हर महीने पेंशन के रूप में प्राप्त होगी। इसके बाद में आगे फिर से आ जाते हैं ओपीएस। ओपीएस में क्या है कि इसमें महंगाई भत्ते में यानी कि डीए में बढ़ोतरी होती है, जो हर 6 महीने में पेंशन में जुड़ता है, जिससे डीए बढ़ने पर पेंशन में भी वृद्धि होती है। तो जब भी डीए बढ़ाया जाएगा, डीए में बढ़ोतरी होगी, तो क्योंकि ओपीएस में महंगाई भत्ता भी शामिल है, तो हर बार डीए बढ़ने पर पेंशन में भी वृद्धि होती है। जबकि हम एनपीएस की बात करें तो एनपीएस को डीए से नहीं जोड़ा गया है और इसीलिए रिटायरमेंट के बाद पेंशन की एक समान राशि ही प्रति माह कर्मचारी को प्राप्त होती रहती है। तो एनपीएस में क्या है कि पेंशन का जो एक अमाउंट निश्चित हो जाता है, हर महीने वही अमाउंट आपको पेंशन के रूप में प्राप्त होता रहता है। इसके बाद में है यूपीएस। यूपीएस में पेंशन को महंगाई राहत यानी कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से जोड़ा गया है, जिससे डीआर बढ़ने पर पेंशन में भी वृद्धि होती है। तो सेम ओपीएस की तरीके से यहाँ पर भी है कि पेंशन कैलकुलेट करने का जो फार्मूला इसमें है, इसमें भी डीआर शामिल है और इसी वजह से जब भी महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी होती है तो यहाँ पर भी पेंशन में उतनी वृद्धि हमें होते हुए दिखाई देगी। नेक्स्ट है ओपीएस में रिटायरमेंट के समय पेंशन पाने के लिए कर्मचारी को किसी भी तरीके का कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना पड़ता है, अर्थात पेंशन के लिए कर्मचारी के वेतन से कोई भी कटौती नहीं होती है। जबकि एनपीएस में क्या है, एनपीएस में कर्मचारी को अपने वेतन जिसमें बेसिक और डीए दोनों शामिल हैं, इसका 10% योगदान करना होता है। तो एनपीएस में हर बार जो भी सैलरी कर्मचारी को भुगतान की जा रही है, तो उस सैलरी का 10% सैलरी से डिडक्ट कर लिया जाता है और उस कर्मचारी के प्राइम अकाउंट में डिपॉजिट किया जाता है। ठीक इसी तरीके से यूपीएस में भी कर्मचारी को अपने वेतन का 10% योगदान करना होता है और यहाँ पर भी वेतन का मतलब है बेसिक प्लस डीए। इसके बाद में नेक्स्ट है ओपीएस में नियोक्ता को भी अलग से कोई योगदान नहीं देना होता है। तो पेंशन के लिए अलग से किसी भी तरीके का कोई अंशदान ना तो यहाँ पर एम्प्लॉय को करना है और ना ही एम्प्लॉयर को करना है। जबकि एनपीएस की अगर हम बात करें तो एनपीएस में नियोक्ता को कर्मचारी के वेतन यानी कि बेसिक और डीए इसका 14% योगदान करना होता है। तो यहाँ पर एनपीएस में जो भी अंशदान किया जाता है वो एम्प्लॉय की तरफ से 10% रहता है, जबकि एम्प्लॉयर की तरफ से वो 14% रहता है। ठीक इसी तरीके से यूपीएस में नियोक्ता को कर्मचारी के वेतन यानी कि बेसिक और डीए इसका 18.50% योगदान करना होता है। तो यूपीएस में एम्प्लॉय की सैलरी से 10% डिडक्शन रहता है, जबकि एम्प्लॉयर की तरफ से 18.50% ये योगदान करना होगा। इसके बाद में नेक्स्ट है ओपीएस में, क्योंकि ओपीएस में पेंशन पाने के लिए कर्मचारी एवं नियोक्ता के द्वारा किसी प्रकार का कोई अंशदान नहीं किया जाता है और इसीलिए ऐसे किसी भी अंशदान का एक मुश्त भुगतान नियोक्ता द्वारा कर्मचारी को रिटायरमेंट के समय नहीं करना पड़ता है। तो जैसा कि अभी हम पिछली स्लाइड्स में देख चुके हैं कि ओपीएस की कंडीशन में पेंशन पाने के लिए न तो कर्मचारी को किसी प्रकार का कोई योगदान देना है और न ही नियोक्ता को किसी प्रकार का कोई अंशदान वहां पर करना है। तो जब इस तरीके का कोई भी अंशदान कर्मचारी या नियोक्ता के द्वारा नहीं किया जा रहा है, तो इसीलिए इस प्रकार के किसी भी तरीके के पेमेंट की बाध्यता नियोक्ता के ऊपर नहीं रहती है। जबकि अगर हम एनपीएस की बात करें तो एनपीएस के अंतर्गत पैन खाते में संचित बचतों अर्थात कर्मचारी एवं नियोक्ता के अंशदान की केवल 60% धनराशि ही रिटायरमेंट पर कर्मचारी को एक मुश्त भुगतान की जाती है एवं शेष 40% धनराशि को एन्युटी में निवेश करना अनिवार्य होता है और इस निवेश की गई राशि के आधार पर ही कर्मचारी की पेंशन की राशि निश्चित की जाती है। अब क्योंकि एनपीएस में एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर दोनों का अंशदान जमा हो रहा है, तो यहाँ पर इस अंशदान का 60% कर्मचारी को भुगतान कर दिया जाता है उसके रिटायरमेंट के समय और बाकी का जो 40% अमाउंट है वो एनपीएस कॉर्पस में जमा रहता है और इसी जमा राशि का ब्याज कर्मचारी को पेंशन के रूप में प्राप्त होता रहता है। इसके बाद में नेक्स्ट है यूपीएस।
तो यूपीएस में रिटायरमेंट पर एक मुश्त राशि के तौर पर केवल 6 माह के वेतन के बराबर धनराशि ही दी जाएगी, अर्थात कर्मचारी एवं नियोक्ता द्वारा किए गए अंशदान की समस्त राशि सरकार के पास ही रहेगी। अतः रिटायरमेंट के समय यदि किसी कर्मचारी का वेतन 50,000 रुपए होगा तो उसे 50,000 इसका 6 गुना यानी कि 3 लाख रुपए का ही भुगतान एक मुश्त राशि के तौर पर किया जाएगा। तो अब यहाँ पर यूपीएस में ध्यान देने वाली बात यह है कि इस पेंशन योजना के अंतर्गत जो भी अंशदान कर्मचारी के द्वारा नियोक्ता के द्वारा जमा किया गया है वो सारा अंशदान सरकार के पास ही रहेगा, और सिर्फ रिटायरमेंट के टाइम पर अगर एक मुश्त पेमेंट की हम बात करें तो जो कर्मचारी का वेतन है तो जिस समय वो रिटायर हुआ है उस समय के 6 महीने के वेतन के बराबर की जो धनराशि है वो उसको एक मुश्त भुगतान की जाएगी, और इसके अलावा जो भी उसकी पेंशन की राशि निर्धारित की जाएगी वो पेंशन प्रतिमाह उसको मिलती रहेगी। इसके बाद में नेक्स्ट है ओपीएस। ओपीएस की एक प्रमुख विशेषता है सामान्य भविष्य निधि यानी कि जीपीएफ, जहां पर कर्मचारी अपनी आय का एक हिस्सा जमा करते हैं जिसे बाद में रिटायरमेंट पर ब्याज के साथ वापस कर दिया जाता है। साथ ही इसमें जीपीएफ के ब्याज पर कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ता है। तो ओपीएस में एक सुविधा मिलती है जीपीएफ की, जिसमें कर्मचारी अपनी इच्छानुसार अपनी बचत को ध्यान में रखते हुए अपनी फ्यूचर सेविंग्स के तौर पर जीपीएफ में एक अमाउंट जमा करते रहते हैं, और रिटायरमेंट के टाइम पर ये पूरा का पूरा अमाउंट ब्याज सहित उनको वापस दे दिया जाता है, और इस अमाउंट पर जो भी इंटरेस्ट कर्मचारी को भुगतान किया जा रहा है उस पर किसी भी प्रकार का कोई टैक्स भी उसे नहीं पे करना पड़ता है। जबकि अगर हम एनपीएस की बात करें तो एनपीएस में जीपीएफ या फिर ईपीएफ जैसा अलग से कोई भी फंड जमा नहीं होता है, और ठीक इसी तरीके से यूपीएस में भी जीपीएफ या फिर ईपीएफ जैसा अलग से कोई भी फंड जमा नहीं होगा। तो एनपीएस और यूपीएस में सिर्फ अंशदान की बात की गई है, यहाँ पर जीपीएफ या फिर ईपीएफ जैसे फंड नहीं है। नेक्स्ट है ओपीएस। ओपीएस में रिटायरमेंट के समय कर्मचारियों को 20 लाख रुपए तक ग्रेच्युटी मिलती है। तो ओपीएस में ग्रेच्युटी की भी सुविधा है, और यहाँ पर अधिकतम ग्रेच्युटी के बारे में बताया गया कि लगभग 20 लाख रुपए तक की ग्रेच्युटी ओपीएस के अंतर्गत कर्मचारियों को प्राप्त होती है जब वो रिटायर होते हैं। ठीक इसी तरीके से अगर हम एनपीएस की बात करें तो एनपीएस में रिटायरमेंट के समय 20 साल या उससे ज्यादा की अर्हक सेवा की हर पूरी छमाही के लिए ग्रेच्युटी का प्रावधान है, हालांकि यह अस्थायी प्रावधान है। तो यहाँ पर एनपीएस में भी ग्रेच्युटी की बात की गई है, और अगर हम यूपीएस की बात करें तो यूपीएस में भी ग्रेच्युटी का प्रावधान है। इसमें ग्रेच्युटी की गणना कर्मचारी की कुल सेवा अवधि, अंतिम वेतन और छमाही पर निर्भर करता है। तो इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए ग्रेच्युटी का अमाउंट कैलकुलेट किया जाता है, और ये रिटायरमेंट के टाइम पर कर्मचारी को भुगतान किया जाता है यूपीएस के अंतर्गत। नेक्स्ट है ओपीएस। ओपीएस में रिटायर्ड कर्मचारी की मौत होने पर उसके परिवार को पारिवारिक पेंशन के रूप में समान पेंशन राशि मिलती है। मतलब जो पेंशन रिटायर्ड एम्प्लॉय को प्राप्त हो रही थी जब उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार के नामित व्यक्ति को सेम वही पेंशन प्राप्त होने लगती है। जबकि अगर हम एनपीएस की बात करें तो एनपीएस सब्सक्राइबर की मृत्यु के बाद सब्सक्राइबर का पति या उसकी पत्नी जब तक वह जीवित हैं सब्सक्राइबर के समान ही पेंशन राशि प्राप्त करने के हकदार होते हैं, अथवा सब्सक्राइबर की पूरी संचित पेंशन राशि इसका 100% एनपीएस कॉर्पस सब्सक्राइबर के नामांकित व्यक्ति या कानूनी वारिस को भुगतान कर दी जाती है। तो अब यहाँ पर एनपीएस में बताया गया कि जो एनपीएस सब्सक्राइबर है उसकी मृत्यु के बाद में अगर जो नामित व्यक्ति है वो चाहे तो जो एनपीएस कॉर्पस में अमाउंट जमा है उस राशि को वो निकाल सकते हैं, लेकिन उस कंडीशन में फिर उनको पेंशन नहीं मिलेगी। और इसके अलावा वो दूसरा ऑप्शन चुन सकते हैं कि जिस तरीके से उस रिटायर्ड कर्मचारी को पेंशन प्राप्त हो रही थी उसी तरीके से नामित व्यक्ति को भी सेम उतनी ही पेंशन प्राप्त होती रहे। तो इसके लिए वो उस अमाउंट को जो कि एनपीएस कॉर्पस में जमा है उसे निकालेंगे नहीं, वो जमा ही रहने देंगे और सेम पेंशन उनको भी प्राप्त होती रहेगी। इसके बाद में नेक्स्ट है यूपीएस। तो यूपीएस में अगर किसी कर्मचारी को रिटायरमेंट के बाद मान लेते हैं कि 40,000 रुपए प्रति माह पेंशन मिल रही है और उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो यूपीएस के तहत उनके परिवार को 60% यानी कि 24,000 रुपए मासिक पेंशन दी जाएगी। इसके साथ ही महंगाई राहत भी पेंशन में जोड़ी जाएगी। तो जैसा कि यहाँ पर बताया गया कि यूपीएस में रिटायर्ड एम्प्लॉय को जितनी भी पेंशन प्राप्त हो रही थी उसकी मृत्यु के बाद में उसके परिवार में जो भी नामांकित व्यक्ति है उसको भी पेंशन मिलेगी, लेकिन वहां पर जो पेंशन प्राप्त होगी उसे वो सिर्फ 60% अमाउंट की राशि ही पेंशन के रूप में मिलेगी। नेक्स्ट है ओपीएस। ओपीएस में रिटायरमेंट के बाद मेडिकल भत्ता और मेडिकल बिलों की भरपाई की सुविधा मिलती है। तो ओपीएस में रिटायरमेंट के बाद में भी मेडिकल संबंधी क्लेम किए जा सकते हैं। इसके बाद में एनपीएस में रिटायरमेंट के बाद कर्मचारी को मेडिकल सुविधा का कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है। हालांकि केंद्रीय सरकारी पेंशन भोगी को सेवानिवृत्ति के बाद केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना यानी कि सीजीएचएस इसका लाभ मिलता है। और इसके बाद में यूपीएस। तो यूपीएस में रिटायरमेंट के बाद कर्मचारियों को मेडिकल सुविधाएं मिलती रहेंगी। अब इसके बाद में नेक्स्ट है
ओपीएस ओपीएस में नए वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर पेंशन में भी वृद्धि होती है, क्योंकि जब नया वेतन आयोग बनेगा तो उसके बाद में अगर डीए में किसी भी प्रकार की वृद्धि होगी तो यहाँ पर ओपीएस में भी पेंशन में उतनी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। जबकि अगर हम एनपीएस की बात करें तो एनपीएस में ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एनपीएस में डीए को शामिल नहीं किया गया है। और नेक्स्ट है यूपीएस। तो क्योंकि यूपीएस को महंगाई राहत से जोड़ा गया है, इसीलिए इसमें नए वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर पेंशन की रकम महंगाई भत्ते के बढ़ने के साथ ही बढ़ेगी। अब इसके बाद में नेक्स्ट है ओपीएस। ओपीएस में न्यूनतम 20 वर्ष की सेवा पूरी होने पर सेवानिवृत्ति पर पेंशन मिलती थी। 20 वर्ष की सेवा के उपरांत स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति यानी कि वीआरएस लेने पर भी इस पेंशन का लाभ मिलता है। तो बात ओपीएस की जा रही है कि ओपीएस में अगर 20 साल की सेवा किसी कर्मचारी ने पूरी कर ली है और अगर इसके बाद में वो कर्मचारी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले लेता है तो यहाँ पर ओपीएस में उसे पेंशन का लाभ मिलता है। अब अगर हम एनपीएस की बात करें तो एनपीएस में पेंशन पाने के लिए कम से कम 5 साल की सेवा पूरी करनी होती है। हालांकि अगर आप 60 साल की उम्र पूरी कर लेते हैं तो आपको संचित पेंशन राशि का 40% हिस्से पर पेंशन मिलने लगेगी। बाकी 60% रकम आप एक मुश्त निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर एनपीएस में 5 साल की सेवा पूरी करना अनिवार्य है और जो भी अंशदान की धनराशि यहाँ पर जमा हुई है उसका 60% वो कर्मचारी निकाल सकते हैं और बाकी का 40% जमा रहेगा, जिस पर उन्हें ब्याज के रूप में पेंशन प्राप्त होती रहेगी। नेक्स्ट है यूपीएस। तो यूपीएस में कम से कम 10 वर्ष की सेवा के उपरांत ही पेंशन मिलेगी, परंतु कर्मचारी की आयु 60 वर्ष हो जाने पर ही पेंशन मिलनी शुरू होगी। 60 वर्ष से पहले अगर कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो उस कर्मचारी को कुछ भी नहीं मिलेगा। इसी तरीके से इस्तीफा देने वाले या बर्खास्त कर्मियों को भी इसका लाभ 60 वर्ष की आयु पूरी होने पर ही मिलेगा। अगर वो 60 वर्ष से पहले ही एक्सपायर हो जाते हैं तो उन्हें भी इस प्रकार की पेंशन का कोई लाभ प्राप्त नहीं होगा। तो यूपीएस में ये पॉइंट ध्यान देने वाला है कि यहाँ पर कम से कम 10 वर्ष की सेवा कर्मचारी के द्वारा पूरी कर ली गई हो। मान लेते हैं कि किसी व्यक्ति की उम्र 40 वर्ष की है और उसने 10 साल तक अपनी सेवाएं दी और नियमित रूप से अपना अंशदान जमा किया। यहाँ पर मुख्य चीज अंशदान की भी है कि 10 साल की सेवाएं तो दे दी हैं, लेकिन अंशदान पता चला कि 8 साल का ही जमा किया है, तो वो 8 साल की ही सेवा मानी जाएगी। तो यहाँ पर कम से कम 10 वर्ष की सेवा का सीधा सा मतलब है कि 10 वर्ष कम से कम उसने अपना अंशदान किया हो। तो जैसा कि हम मान के चल रहे थे कि अगर किसी कर्मचारी ने 40 वर्ष की उम्र में सर्विस को ज्वाइन किया, 10 साल उसने अपनी सेवाएं दी और 10 साल तक नियमित अपना अंशदान जमा किया और 11वें या 12वें साल में उसने वीआरएस ले लिया, तो ऐसा नहीं है कि वीआरएस लेने के बाद में ही उसकी पेंशन उसको मिलना शुरू हो जाएगी। अब उसको अपनी उम्र 60 वर्ष की होने तक इंतजार करना होगा और जब उसकी आयु 60 वर्ष की हो जाएगी तब उसको अपनी जो पेंशन की राशि है वो मिलनी शुरू होगी। और अगर 60 वर्ष की उम्र से पहले ही उस कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो ऐसी कंडीशन में वहां पर उस कर्मचारी को कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। अब इसके बाद में आगे देख लेते हैं ओपीएस। तो ओपीएस पाने वाले व्यक्ति की उम्र 80 वर्ष होने पर पेंशन में 20% की वृद्धि होती है, 85 वर्ष का हो जाने पर 30% की, 90 वर्ष का होने पर 40% की, 95 वर्ष का हो जाने पर 50% की और इसी तरीके से 100 वर्ष का होने पर 2 गुना वृद्धि हो जाती है। तो ये ओपीएस का एक बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट है कि इस तरीके से ओपीएस में रिटायर्ड कर्मचारी की उम्र जैसे जैसे बढ़ती जाती है, जितना वो व्यक्ति पुराना होता जाता है उतनी ही उसकी पेंशन में भी वृद्धि होती चली जाती है। जबकि अगर हम एनपीएस की बात करें तो एनपीएस के अंतर्गत कर्मचारी के रिटायरमेंट पर पेंशन की जो राशि निश्चित हो जाती है, आजीवन उसे उतनी ही पेंशन प्राप्त होती रहती है। तो यहाँ पर पेंशन के घटने बढ़ने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। और इसके बाद में यूपीएस। तो यूपीएस में पेंशन पाने वाले को महंगाई राहत यानी कि डियरनेस रिलीफ मिलेगी, जिस कारण डीआर में वृद्धि होने पर पेंशन में भी वृद्धि हो जाएगी। तो यूपीएस में जो बेनिफिट मिल रहा है वो सिर्फ डीआर का बेनिफिट मिल रहा है कि जैसे जैसे डीआर में बढ़ोतरी होगी तो यूपीएस में भी पेंशन के अमाउंट में उतनी वृद्धि देखने को मिलेगी। तो साथियों, ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने ओपीएस, एनपीएस और यूपीएस के बारे में जाना। ये तीनों ही स्कीम्स किस तरीके से वर्क करती हैं, किस तरीके से ये किसी कर्मचारी को लाभ पहुंचाती हैं, तो हमने उन सारी चीजों को यहाँ पर देखा। और ओवरऑल यहाँ पर अगर निष्कर्ष निकाला जाए तो जितना आप इन तीनों के बारे में अभी तक जान चुके हैं, आप खुद से एक नतीजे पर पहुंच सकते हैं कि इन तीनों में सबसे ज्यादा अच्छी जो स्कीम है वो कौन सी है, ये बताने की जरूरत नहीं है। साथियों, जैसा कि कहा गया है ओल्ड इज गोल्ड, तो वो चीज यहां पर भी लागू होती है कि जो ओल्ड पेंशन स्कीम है उसकी टक्कर में अभी तक कोई पेंशन स्कीम है ही नहीं। और इसीलिए आज की डेट में जितने भी शिक्षक और कर्मचारी हैं वो ओपीएस यानी कि ओल्ड पेंशन की मांग को लेकर के बराबर प्रयासरत हैं और सरकार से बराबर उनकी मांग है ओपीएस को पुनः लागू किए जाने की, क्योंकि एनपीएस में, यूपीएस में ऐसे बहुत सारे वीक पॉइंट्स हैं जिनकी वजह से कर्मचारी का अहित ही हो रहा है। इसीलिए आज की डेट में जितने भी शिक्षक और कर्मचारी हैं वो बराबर ओपीएस की ही मांग कर रहे हैं कि उनको ना तो एनपीएस चाहिए ना ही उनको यूपीएस चाहिए।
वो चाहते हैं कि ओल्ड पेंशन स्कीम जिस तरीके से पहले लागू थी सेम उसी तरीके से वो दोबारा से लागू कर दी जाए, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी कमियां हैं जो एनपीएस में निकल करके सामने आ रही थी। ओपीएस को बंद किए जाने के बाद जब से एनपीएस को लागू किया गया है तो पहले तो कर्मचारियों को एनपीएस को समझने में कुछ समय लगा, और जब एनपीएस की पूरी हकीकत उनके सामने आई तब से बराबर वो उसका विरोध करते आ रहे हैं। और सरकार ने इसी विरोध को देखते हुए नई पेंशन जो कि यूपीएस के नाम से है इसको जारी किया। लेकिन आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यूपीएस में भी बहुत सारी कमियां हैं और इसी वजह से अभी भी कर्मचारी संतुष्ट नहीं है। उनका मानना है कि ओपीएस जिस तरीके से पहले लागू थी ठीक उसी तरीके से उसी को दोबारा से लागू किया जाना चाहिए। हालांकि यूपीएस के लागू हो जाने के बाद में ही पूरे तरीके से इसके बारे में मालूम पड़ेगा कि ये किस तरीके से कर्मचारियों के लिए फायदेमंद साबित होगी। फिलहाल अभी तक की जानकारी के हिसाब से ओल्ड पेंशन स्कीम बेस्ट है। तो साथियों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए आप सभी साथियों को नमस्कार।